बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और रोजाना की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप खैर से हो? बिल्कुल ठीक। आज से बारिशों का एक सिलसिला शुरू होने लगा लाहौर में भी। पूरे मुल्क के तमाम शहरों में बारिश हो रही है। इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, लाहौर में कोई बारिश के आसार, कोई इम्कान। कल काफी हुई है बाज़ इलाकों में, लेकिन आज से फिर 4 दिन के लिए बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। और कराची वालों को तो खैर हमें वार्न कर देना चाहिए, बारिश हो तो जहमत बन जाती है। खैर हरमीत की तरफ चलते हैं। हेलो हरमीत। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे सर आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक। आप फुल मूड में हो आज? सर मौसम अच्छा है, जबरदस्त। हरमीत की तरफ से हमेशा शहर इक़्तिदार के जो लोग हैं, हम गिला इसलिए नहीं कर सकते कि यहाँ का मौसम कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त बदल सकता है। हाँ। तो आजकल का मौसम वैसे ही खुशगवार है, तो मूड भी होना चाहिए खुशगवार। आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद का मौसम मजीद खुशगवार हो जाएगा क्योंकि सर्दियों की आमद है। मतलब अभी सितंबर ऑनवर्ड्स मौसम जो है मजीद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। हाँ। सो आगाज जो है वो इस्लामाबाद से ही होगा, ज्यादा बेहतरी आने की उम्मीद है। एनीवेज, मैं आज की टॉप स्टोरी सबसे पहले शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पब्लिक का डे, उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने EVM मशीन्स को मुस्तरद कर दिया है। पहले इस पर रिजर्वेशंस ऑपोजिशन की जानिब से सामने आ रहे थे, बट अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को मुस्तरद किया जा चुका है। सूरत हाल क्या बनेगी, क्योंकि हुकूमत बज़द है कि हमने 2023 इलेक्शंस जो हैं वो इसी EVM मशीन्स के थ्रू करवाने हैं। तो इस पर आज हम शो में गुफ्तगू करेंगे। कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्लस तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले, हुकूमत बनाने से पहले और इवन हुकूमत में आने के बाद अपना एक पूरा मंशूर पेश किया था। बहुत से दावे किए गए थे, महंगाई कंट्रोल करने का दावा किया गया था, बेरोजगारी खत्म करने का दावा किया गया था और बहुत से वादे थे जो हम शो में आगे चल के आपको याद भी दिलाएंगे। हुकूमत अपने जो टारगेट्स हैं, जो हुकूमत ने खुद ही सेट किए थे और उस पर बड़ी बड़ी बातें की गई थी, बड़े बड़े नारे लगाए गए थे और उन नारों की बेस पर ही इलेक्शन भी जीता गया था। हुकूमत वो टारगेट्स अचीव करने में ताहाल नाकाम है। 2 साल का वक्त मजीद तहरीक इंसाफ के पास रह चुका है। किस तरह से उन अहदाफ को हासिल किया जाएगा, कारकर्दगी को इम्प्रूव किया जाएगा, शो में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर A+ टीवी का मारूफ ड्रामा इंतहाए इश्क, इसकी कास्ट आज शो में हमारे साथ मौजूद होगी, इसको भी हम शो में शामिल करेंगे। और आखिर में हम शो में गुफ्तगू करेंगे साइनोफार्म और मॉडर्ना को पहली डोज के तौर पर लगाने से रोक दिया गया है हुकूमत की जानिब से। इसकी क्या रीजंस हैं, इस पर भी हम शो में तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज और डेली डोज आज हम अहम खबर से करते हैं कि बहुत से ममालिक में हमने देखा कि बूस्टर डोज कोरोना के लिए लगाई जा रही थी और स्पेशली कुछ ममालिक ने ये शर्त भी रखी थी कि वहां से जो भी ट्रेवलर्स आएंगे उनके लिए बूस्टर डोज लगवाना लाजमी करार दिया गया था। लेकिन आज ही WHO ने ये इंतबाह जारी किया है और मना किया है लोगों को कि वो बूस्टर डोज ना लगवाएं। अच्छा, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जैसे इजराइल हो गया, वहां पर इसकी मंजूरी दी जा चुकी है और इसके अमल प्रोसीजर वगैरह भी स्टार्ट हो गया। लेकिन जो अभी तक रऊफ साहब मैंने रिसर्च पढ़ी है उसके मुताबिक तो मुझे तो यही समझ आई है कि WHO का ये कहना है कि बहुत से गरीब ममालिक ऐसे हैं जहां पर अभी सिरे से ही लोगों को वैक्सीन लगी ही नहीं। सो ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे तमाम ममालिक को फराहम की जाए वैक्सीन, इसके लिए जो दूसरे लोग हैं वो बूस्टर डोज ना लगाएं। हाँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी यही है कम से कम कि बूस्टर डोज अब उन मुल्कों को सोचना चाहिए जो कह रहे हैं कि सिर्फ जो चाइनीज़ है वो उसके तहत लगी साइनोफार्म, साइनोवैक अगर आपने लगाई हुई है तो फिर आपको एस्ट्राज़ेनेका या मॉडर्ना लगवा के हमारे मुल्क में ट्रैवल करने की इजाज़त होगी। उन मुल्कों को भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे अगर आप इस तरह की पाबंदियाँ लगाएंगे तो बात बिल्कुल सही है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल अभी तक वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। गरीब मुल्क जो है वो उनकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है मेरे ख्याल में। आपके ख्याल में ये जो स्टेटमेंट आई है WHO की तरफ से, ये ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू अनदर स्टोरी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया और हमने देखा कि 2 से 3 रोज पहले जब ये ऐलान सामने आया उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत से क्रिटिसिज्म हम देख रहे थे। इवन
कौमी टीम के अंदर भी और बहुत से हमारे जो माजी में प्लेयर्स रह चुके हैं, बहुत सा क्रिटिसाइज इनकी जानिब से किया जा रहा था। तो इस पर अब पीसीबी का रद्द-ए-अमल सामने आया है और पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने अपने बयान में कहा है कि हमें मालूम है कि बहुत सा मनफी प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन आइंदा जो इंटरनेशनल सीरीज होनी है उसके लिए असाइनमेंट्स के लिए स्क्वाड का ऐलान किया जा चुका है और कप्तान बाबर आजम मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है अपनी टीम की क़यादत करने के लिए, सो लिहाजा इस तरह का प्रोपेगेंडा ना किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रमीज़ राजा साहब ने कुछ खिलाड़ियों से मुलाकात भी की है और स्ट्रेटजीज शेयर की हैं कि किस तरह से मैच के लिए स्ट्रेटजी अपनाई जाए, मैच जीता जाए, और ये मुलाकात खासी पॉजिटिव रही है। ठीक है। अच्छा, कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा हैं इस हवाले से। हमने पहले परसों बात भी की थी, हमारे साथ हमारे चौधरी इरफान ज़हीर मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और हमने इस हवाले से बात की थी कि एक तो ऐसे मौके पे जब बिल्कुल हमारी न्यूजीलैंड सीरीज सर पे है, उसके बाद वर्ल्ड कप सर पे है, अक्टूबर में वर्ल्ड कप होना है यूएई में, उस मौके के ऊपर प्रेशराइज करना ऐसे तरीके पे कि जहाँ पे आपका कोच और दोनों कोच, बॉलिंग कोच भी और आपका जो मेल हेड कोच है, वो दोनों को रिजाइन करना पड़ जाए। अभी खबरें जैसे आ रही हैं कि उनको ऑलमोस्ट प्रेशराइज किया गया और रमीज राजा पहले से ही मतलब एक वन साइडेड अप्रोच थी उनकी, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वो इनके खिलाफ बातें करते हैं। माजी में भी देखें तो इस किस्म की चीजें, जब से कोई नया चीफ, नए मिनिस्टर या स्पोर्ट्स मिनिस्टर या कोई ऐसे लोग आ जाते हैं तो उखाड़ बिछाड़ का ये सिलसिला माजी में भी रहा है। अब ये बात आपकी दुरुस्त है कि न्यूजीलैंड सीरीज जो है वो सर पे है और इस किस्म की जो तब्दीलियां लाई गई हैं, तो यकीनन टीम का जो खिलाड़ियों का जो हौसला है, वो दीगर जो चीज़ें हैं, वो जो एक जज्बा होता है, उसमें भी थोड़ी सी वो कमी देखने को मिलती है। बहरहाल वो बेहतर जानते हैं कि आगे जाके ये सीरीज़ को कैसे खेलना है और ये जो तब्दीली, आगे क्या तब्दीलियाँ होने वाली, ये भी एक बहुत बड़ा है एक सवाल है कि आगे, क्योंकि अभी तो रमीज़ राजा साहब ने चार्ज संभाला भी नहीं और तब्दीलियाँ इतनी हो गई हैं। हाँ, और उसमें बात यह है कि टीम सिलेक्शन के हवाले से भी बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं। हमने बात की थी कि शुएब मलिक को टीम में ज़रूर होना चाहिए था, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर के बारे में भी हमने कहा कि उनको कॉन्फिडेंस दिया जाना चाहिए था ऐसे मौके के ऊपर, जबकि आपके जो बॉलिंग साइड है T20 में वो परफॉर्म नहीं कर रही। शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छे टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन T20 में और वनडे में उनकी परफॉर्मेंस ज़रा अभी इतनी अच्छी नहीं है। ऐसे में आपको ज़रूरत थी एक्सपीरियंस बॉलर्स की। इसी तरह बैटिंग में आपकी बैटिंग एक ज़माने से परफॉर्म नहीं कर रही, आपने फ़खर जमान को निकाल दिया और शर्जील खान को निकाल दिया, ये भी हमारे ख्याल के मुताबिक गलत था। तो ये सारे वो फैसले हैं जिनके बारे में इनको सोचना चाहिए था। अब एक स्टेटमेंट तो उन्होंने दे दी कि न्यूजीलैंड की सीरीज़ के हमारे पास 10 तारीख तक, मेरे ख्याल में शायद कल का दिन वो भी आ गया, रिवाइज करने का कोई डेट थी, लेकिन मेरे ख्याल में रिवाइज करेंगे नहीं, रमीज को जितना मैं भी जानता हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वर्ल्ड कप में कम से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि बहुत मजबूत टीमें हैं, इंडिया चेंजिंग्स जो है बिल्कुल 11th आवर की गई हैं। सो खैर देखना यह है कि आगे जाके क्या मामला तय पाते हैं। अगली आज की हमारे पास स्टोरी है डेली डोज की, और वो ये है कि अरफात मजहर की एनिमेटेड मुख्तसर फिल्म स्वाइप को चौथे एनिमा फिल्म इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में खुसूसी ज्यूरी अवार्ड से नवाजा गया है। थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ अरफात मजहर का आपसे करवाती चलूँ। ही बिलोंग्स टू रावलपिंडी और पफ बॉल स्टूडियोज़ के ये फाउंडर हैं, और इस फाउंडेशन का मकसद ये है कि पाकिस्तान में डिजिटल अवेयरनेस फराहम की जाए और जो नौजवान नस्ल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ लाया जाए कि वो ओरिजिनल कंटेंट जो है वो शेयर करें और पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमेटेड फिल्म्स जो हैं बनाएं और उनको खुद डायरेक्ट करें। अच्छा, ये जो मूवी है जिसका नाम स्वाइप है, जिसको ज्यूरी अवार्ड से नवाजा गया है, ये फतवा कल्चर पर है और बेसिकली इस फिल्म की स्टोरी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो आई फतवा नामी ऐप का आदी है, सोशल मीडिया पर इस ऐप का इस्तेमाल करता है और इस ऐप के तहत सारिफीन को ऐसे अफराद के खिलाफ वोटिंग की इजाज़त होती है जिन पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम हो, और अगर 10,000 से ज़ायद अगर स्वाइप्स आ जाएं तो ऐसे शख्स को सजाए मौत भी हो जाती है। सो स्वाइप टेक्नोलॉजी तक ज़रूरत से ज़्यादा रसाई के नतीजे में जन्म लेने वाला जो एक्सट्रीमिज़म है उस पर फोकस किया गया है इस मूवी पर, और इस एनिमेटेड फिल्म को अब ज्यूरी अवार्ड से नवाजा गया है। इसमें दोनों बातें हैं, बड़ी कंट्रोवर्शियल फिल्म है, इसके बारे में मतलब ये तो पहली बात आ जाती है। कंट्रोवर्सी जो है वो डेवलप होती है तो बाहर के मुल्कों में पजीराई भी उनकी ज़्यादा होती है।
लेकिन उसके साथ ये है कि एनिमेटेड फिल्मों में कम से कम हम ये कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बड़ी, इंडस्ट्री के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि हम बड़े फॉर्मेट की फिल्में तो बना नहीं पा रहे, हमारे यहाँ बहुत कमी है अभी, मतलब उस हवाले से देखा जाए। एनिमेशन में हमने पहले भी देखा कि बहुत सी प्रोडक्शंस आई हमारी, उन्होंने अवार्ड भी जीते, उन्होंने एक इस तरीके से कहानियों को डेवलप किया है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि नौजवानों में है भी बहुत ज़्यादा, शौक भी बहुत ज़्यादा है, आर्टिस्ट भी बहुत सामने आ रहे हैं। तो आप छोटे फॉर्मेट के ऊपर कम बजट के साथ आप एनिमेटेड फिल्में बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में नौजवानों को सीखने के लिए बड़ा मौका है। तो दोनों बातें मतलब इस हवाले से बिल्कुल दोनों बातें बहुत ज़्यादा अहम है। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं और अगली स्टोरी ये है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की फिल्मों की नुमाइश की इजाज़त का फैसला दिया जा चुका है। इनिशियली जो हमारे पास स्टोरीज आ रही हैं उसके मुताबिक तो नॉन इंडियन मूवीज़ बट पंजाबी कंटेंट जो है वो सिनेमा घरों में नशर किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हैं, उनका ये कहना है कि कुछ अरसे तक ये भी इजाज़त दी जाएगी कि नॉन इंडियन मूवीज़ लेकिन बाकी तमाम दुनिया के ममालिक वहाँ से जो कंटेंट है वो हमारे सिनेमा घरों में नशर किया जा सके। बिकॉज पाकिस्तान के जो सिनेमा घर हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार हैं। उन्होंने 70 की दहाई का जिक्र किया और उस टाइम उनका ये कहना था सबसे बेहतरीन इक़दाम है। अगर अब सिनेमा की बहाली अगर हमें चाहिए, आप देखें ना, रऊफ साहब ज़्यादा उसमें तजुर्बा रखते हैं। अगर हम सिनेमा की तरफ जाएँ तो आज कभी जब सिनेमा थी वहाँ पर आज वो प्लाजे बन चुके हैं, क्योंकि मालिकान जो है बेचारे उनको भी तो पैसा चाहिए, रेंट चाहिए, वो प्लाजे वो सिनेमा बंद पड़े हैं। तो हमने देखा कि माजी में जब इस किस्म की इजाज़त दी गई थी तो तब जितने सिनेमाज थे उसके साथ साथ नई सिनेमाज भी जो है वो भी बने और एक जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है उसकी भी अच्छी तरीके से बहाली हुई और फिल्में पाकिस्तान में बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनी। बल्कि वो पाकिस्तानी फिल्में जो भारत में भी दीगर ममालिक में भी रिलीज हुई तो एक अच्छे इक़दाम है। और मैं समझता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में सिनेमा अब घटके रह गए, खत्म होने जा रहे हैं और इसको इसकी बहाली के लिए कोई ना कोई इस तरह का स्टेप उठाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मतलब हम ये कोविड की वजह से तो सिनेमाज काफ़ी अरसे से बंद हैं, लेकिन अगर हम अब वाले सिनेमाज देखें बहुत से, इवन मैं तो खैर लाहौर की बात करूं तो बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर सिनेमा घर हैं। और एक टाइम आ गया था कि लोगों ने मूवीज़ देखना सिनेमाज जाकर बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। तो जैसे ही इन इंटरनेशनल मूवीज़ को बहाल किया गया था तो लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा सिनेमाज की तरफ देखा था। तो मेरे ख्याल में वाकई इसके रिवाइवल की ज़रूरत है, प्रॉपर इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि इस इंडस्ट्री को फुकदान से और बहरान से बचाया जा सके। अच्छा, उसमें साथ एक और चीज़ भी हो गई ना, क्योंकि कोविड ने सिनेमा में अब वो महदूद तादाद हो गई, आपको बहुत महदूद तादाद में तमाशाई जो है वो अंदर आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला आ गया। अदरवाइज मल्टीप्लेक्सेस जैसे बन गए, बहुत खूबसूरत सिनेमा घर थे। हमें अपनी जवानी के दिन याद आते थे जब अंग्रेज़ी की फिल्में लगा करती थी। उस ज़माने में इंडियन फिल्में तो नहीं होती थी, लेकिन अंग्रेज़ी की क्लासिक फिल्में लगा करती थी और हम लोग अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उस ज़माने में पाकिस्तानी फिल्म भी कुछ थोड़ी सी बेहतर होती थी, उसको देखने चले जाया करते थे। पूरा एक कल्चर होता था, फैमिलीज लाहौर की, एलीट क्लास की, वो सारे आए होते थे वहाँ पे, चाय का ख़ास इंतज़ाम, बॉक्सेस बुक्ड, तो बड़ा मतलब ज़बरदस्त किस्म का हुआ करता था। वो कल्चर ख़त्म हुआ, उसके बाद मल्टीप्लेक्सेस आ गए। मल्टीप्लेक्सेस आए तो दोबारा रिवाइवल की तरफ आप चले। आप देखो ना, बाहर आप पॉपकॉर्न ले रहे हैं, आप चीज़ें ले रहे हैं, अंदर जाके बैठ रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है, आपने भी एंजॉय किया उसको। अब एक तो ये हुआ कि इंडियन फिल्म की वजह से बहुत अट्रैक्ट होते थे ऑडियंसेस, वो ऑडियंसेस का आना उस वजह से बंद हुआ। दूसरे कोविड आ गया, कोविड आ गया तो अब महदूद तादाद में जो हॉलीवुड की फिल्म आती है एक्शन से भरपूर, वो अट्रैक्ट करती है ज़रूर। तो अच्छी बात है, मतलब ये बुला लें, लेकिन जब तक कोविड है उस वक्त तक मेरे ख्याल में सिनेमा के लिए अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल ठीक। अगली स्टोरी आज हमारे पास डेली डोज में ये है कि उर्दन में एक ख़ानदान की जानिब से गधी के दूध से साबुन बनाने का इंकशाफ हुआ है और जिन्होंने ये साबुन तैयार किया है उनका ये कहना था कि जब हमने स्टार्ट किया इस साबुन को बनाना तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपना काम रोका नहीं और साबुन बनाते रहे। बेसिकली ये कहा जाता है जो फीमेल डोंकी का जो दूध होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो यूजेबल धातें होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स, वो पाई जाती हैं, प्रोटीन्स बहुत वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं और इसका स्किन को बहुत फ़ायदा होता है। नेचुरली आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहती है। प्लस इस साबुन की तैयारी में जैतून का तेल इस्तेमाल किया गया, ऑलिव ऑयल और साथ ही साथ नारियल और बादाम का तेल भी इस्तेमाल किया गया और स्पेशल सोप तैयार किया गया और
आहिस्ता आहिस्ता अब उर्दन में इसका रिवाज बहुत बढ़ता चला जा रहा है। लोग इसको भारी कीमत पर भी इस साबुन को खरीदते हैं, बिकॉज लोग वहाँ के बहुत ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हैं और इस साबुन के बहुत ज्यादा रोमा, हमारे पास गंदों की एक बहुत बड़ी तादाद है और हमारे मुल्क में सालाना एक रिकॉर्ड के तौर पर पैदा भी होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ सप्लाई करना ही सीखा है और चाइना जाके से क्रीम्स वगैरह जो है वाइटनिंग की वो बनाते हैं। तो फायदा उठाना चाहिए जिस तरह इन्होंने उठाया साबुन और जो मॉइस्चराइजर आपने बात की स्किन के हवाले से, तो काफ़ी इसके हवाले से काफ़ी रिसर्च है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है जो क्रीम्स वगैरह जो है काफ़ी सारी चीज़ें से भी बनती हैं और वही चीज़ जो है वो स्किन के लिए काफ़ी मुफीद है। तो फ़ायदा हमें भी उठाना चाहिए, लेकिन पाजी वही बात कि सिर्फ हम यही करते हैं कि अफजाइश होती है और सप्लाई होता है, वही चीज़ है। अच्छा भारत मतलब एक यूज हो गया ना, गधे सारे जो हैं वो एक्सपोर्ट कर दिया आपने चाइना, गधियां बाकी रह गई, उनसे आप साबुन बना लें। तो मतलब हो सकता है अगर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने शानदार हैं और आपकी हमसे मांग लेगा सर। जी जी। अच्छा, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं आप भी खरीद लें। मतलब कैसे खरीदें, अभी पाकिस्तान में मुतारिफ होगा तो खरीद भी लेंगे। जब स्किन के लिए इतना अच्छा है तो खरीद लेंगे। हाँ, खरीद लेंगे। यहाँ से एक बात तय होती है, आदमी अपनी स्किन के लिए आखिरी हद तक भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, इवन गधी के दूध का साबुन भी जो है इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे हो सकता है, लेकिन जब मैंने ये स्टोरी में पढ़ रही थी तो मुझे अजीब सा लग रहा था कि कैसा होगा गधी के दूध का साबुन। मैंने सोचा कि बहुत से ऐसे साबुन बनते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, तो शायद ये उससे बहुत बेहतर हो। एनीवेज, हम अगली स्टोरी की तरफ आते हैं और पाकिस्तान की वर्सेटाइल अदाकाराओं में शुमार होने वाली पाकिस्तानी मारूफ अदाकारा यमुना जैदी, हाल ही में अस्करी क़यादत की जानिब से इन्हें एक अवार्ड से नवाजा गया है। यमुना जैदी इस पर काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आई। इंस्टाग्राम पर उन्होंने पिक्चर्स भी इस हवाले से शेयर किया और कहा कि मेरे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है। और इस अवार्ड पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम भी मौजूद है। यमुना जैदी बहुत खुश थी इस अवार्ड को पाकर और इनके अभी तक करियर बहुत शॉर्ट है, बट स्टिल इन्होंने 7 नॉमिनेशंस जो हैं इस दौरान अवार्ड्स की वो अपने नाम की। टेक्सास में ये ज़्यादातर रहती हैं, लेकिन काम के सिलसिले में कहा जाता है कि इनका लाहौर और कराची आना जाना लगा रहता है। इंटीरियर्स की इन्होंने डिग्री की थी अपने कॉलेज से और उसके बाद इनका ये कहना था कि इनका कभी भी कोई इरादा नहीं था कि शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखें, लेकिन पाकिस्तानी अदाकार हैं अफान वहीद, बहुत अच्छे इनके दोस्त हैं, तो उनके कहने पर इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा और बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अवार्ड भी मेरे ख्याल में मुस्तहिक थी इस अवार्ड की। मैंने इनके बहुत से ड्रामास फॉलो किए हैं। हाँ, मैंने चूंकि बहुत ज़रा नहीं देखे टीवी ड्रामा तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन यमुना का नाम मैंने जरूर सुना है और मेरे ख्याल में एक अच्छी अदाकारा। अच्छा, मैं कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स से पढ़ी हूँ, तो ये मेरी सीनियर थी, मतलब ये इंटीरियर्स की स्टूडेंट थी और तब ये ड्रामेटिक सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इन रहती थी, काउंसिल का भी हिस्सा थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इनको डिफरेंट शोज़ करते हुए देखा, होस्टिंग करते हुए देखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने फिर उर्दू ड्रामास की तरफ आई और अब पर्सनली मुझे इनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। अभी हाल ही में इनका एक प्राइवेट टीवी चैनल पर एक ड्रामा रिलीज़ हुआ था, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने उसमें एक्टिंग की थी। तो पर्सनली इनके बारे में अगर ये कहा जाए कि वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं तो ये कहना बेजाना होगा, वाकई ज़बरदस्त एक्ट्रेस तो हैं। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं और नेक्स्ट स्टोरी आज हमारे पास ये है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रुझान पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, हुकूमत भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है और अब मसला ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन की जाए। हमने थोड़े दिन पहले अपने शो में ही ये खबर ब्रेक की थी कि सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ जो है वो हो चुका है। अब इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने की भी ज़रूरत है, ऑब्वियसली इनके लिए प्रॉपर चार्जिंग स्टेशंस होने चाहिए। सो नेपरा ने इस हवाले से इजलास किया, समातें हो रही थी, अब उनका सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो गया और एक एस्टिमेशन जो है वो लगाया गया है कि अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस पर जाते हैं तो 47 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट आएगी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग स्टेशन से चार्ज करवाया जाता है। वो पता नहीं, अब उसको कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा कि पर यूनिट में कितने यूनिट चाहिए होंगे बैटरी को चार्ज करने के लिए। देखिए मैं हाँ में फिर भी पेट्रोल से सस्ता ही होगा, तो
उस सूरत में मतलब अगर ये बट जगह मेरे जगह माइंड लग में जाते एक ये बात आती है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बहरान है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए तो फिर ये बहरान जो है मजीद शिद्दत ना इख्तियार कर जाए, तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। हाँ, मजीद बढ़ जाएगा। अब दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, ये फ्यूचर है। और मतलब इस हवाले से मैं बताऊं कि आगे तो फ्रांस वगैरह में तजर्बे हो रहे हैं हाइड्रोजन से गाड़ियां चलाने का। अभी ट्रेन एक उन्होंने हाइड्रोजन से चला के उसका तजर्बा किया है और 2020 तक वो कह रहे हैं तकरीबन बहुत ज़्यादा ट्रेन हमारी हाइड्रोजन पे चली जाएंगी, कारों में भी आएंगे, इलेक्ट्रिक आएगा। तो ये पेट्रोल जो है इसकी तरफ से काफ़ी कमी आनी शुरू हो जाएगी पेट्रोल की तरफ दुनिया की, तो हमें भी उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन हमें इसकी तरफ आने में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके साथ बहुत से इक़दामात हैं मज़ीद जो करने पड़ेंगे। एनीवेज, डेली डोज की आज की सबसे अहम और इंटरेस्टिंग खबर ये है कि पाकिस्तानी मारूफ एक्ट्रेस मनाल खान और अदाकार एहसन मोहसिन की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। सोशल मीडिया पर इनकी शादी की तस्वीर जो हैं वो वायरल हो चुकी हैं। अभी तक ढोलकी का फंक्शन हुआ है और उस ढोलकी के फंक्शन में हमने देखा कि मनाल जो थी इन्होंने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना था और जो दूल्हा मियाँ थे उन्होंने ऑफ वाइट कलर की शलवार कमीज पहनी थी और ऊपर वेस्ट कोट पहनी थी। और बहुत ज़बरदस्त ये जो वीडियोज़ हमने देखी, डांस वीडियोज़ देखी, पिक्चर्स देखी जो सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है। इससे पहले इनकी कुछ साल पहले बहन की भी शादी हुई थी, एमन की, तो उनकी भी तकरीबात का आगाज शादी की इसी तरह से हुआ था और वो इतने लॉन्ग इवेंट्स थे, उसमें ढोलक थी, निकाह का अलहदा फंक्शन, ब्राइडल शावर, मेहंदी, बारात, वलीमा, मायूं। सो मेरे ख्याल में ये मनाल की भी शादी इसी तर्ज पर होगी कि तकरीबात का आगाज हो चुका है। अब हम रोज कोई ना कोई वीडियो और पिक्चर्स किसी ना किसी इवेंट की हम अपने मॉर्निंग शो में नाज़रीन को दिखा रहे होंगे। हरमीत में हम तो दुआई कर सकते हैं इनके लिए, जोड़ी को अल्लाह सलामत रखे। मतलब ये इनको मुबारक हो बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ बिल्कुल ठीक। और हमारी बाकी बेस्ट विशेस जो हैं वो इस जोड़े के साथ हैं। जी हरमीत। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर साहब ने कह दिया कि भैया ब्रेक लें वरना हरमीत शुरू हो जाएगा। खैर नाज़रीन, ये तो था जनाब पब्लिक का डेली डोज। हमने डिफरेंट स्टोरीज आपके साथ शेयर की। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम मौजू पर हम डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर हम शो में गुफ्तगू करेंगे। मजहर अब्बास साहब इस पर हमें अपना एनालिसिस देंगे, उनकी क्या राय है। सो आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, देखने में आ रहा है कि हुकूमत जो है वो 2023 के जो आम इंतखाबात हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए करवाने पर बज़द है। इस पर पहले रिजर्वेशंस जो थे वो अपोजिशन की जानिब से मंजर आम पर आए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल मुस्तरद कर दिया है। इस पर 37 के करीब एतराज़ात लगाकर रिपोर्ट सेनेट की कायमा कमेटी को पेश कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस हवाले से ये कहना है कि इस मशीन के जरिए बैलेट पेपर्स की जो राजदारी है उसको यकीनी नहीं बनाया जा सकता, किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी यकीनी नहीं बनाई जा सकती, शफाफ इंतखाबात मुनक्किद नहीं कराए जा सकते और फ्रॉड होने का भी खदशा है। दीगर भी कुछ एतराज़ात हैं कि ये अभी इतने बड़े लेवल पर लोगों को समझ नहीं आएगा और इसके लिए वक्त बहुत कम है इसकी तैयारी के लिए। सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब। मजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पहले तो अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को मुस्तरद किया, अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मुस्तरद कर चुका है। आपको क्या लगता है क्यों हुकूमत बज़द है कि आम इंतखाबात 2023 जो है वो ईवीएम के जरिए ही करवाए जाएं? देखिए, हुकूमत इस वक्त चाहती है कि आम इंतखाबात में दो चीजें जरूर हों। एक वो ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन की बात कर रहे हैं, उनके बकौल के इससे इलेक्शन में शफाफियत आएगी, और दूसरे वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट की बात कर रहे हैं। अब मसला ये है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान बहुत ज्यादा बदइत्मीदी बढ़ गई है पिछले 3 सालों में। तो ये सारी चीजें 3 साल पहले हो जानी चाहिए थी, इलेक्शन के फौरन बाद इस तरफ आना चाहिए था, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में एक अच्छी इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह ठीक है कि अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो इसको सिर्फ 2023 के इलेक्शन से पहले करने की क्या जरूरत है। आप करें, उसूली तौर पे टेक्नोलॉजी पर इत्तेफाक राय होना चाहिए, उसूली तौर पे इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन पे
इत्तेफाक हो जाना चाहिए। लेकिन ये बात इलेक्शन कमीशन की या और दीगर हलकों की दुरुस्त है कि इतनी जल्दी आप पाकिस्तान में 22 करोड़ लोगों को इससे वाकिफ नहीं करवा सकते। इसलिए बेहतर ये है कि आप बिल्कुल इन प्रिंसिपल जो है इस पे फैसला करें कि नई टेक्नोलॉजी पे फैसला करें। आप फैसला करें कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोट मशीन अगर इफेक्टिव है तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसको 2023 के इलेक्शन से पहले इतनी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मजहर साहब, हम देख रहे हैं कि जो हुकूमत है उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि अपोजिशन जी मजहर साहब, हम देख रहे हैं कि जो इतनी जल्दबाजी में ये फैसला किया जा रहा है, अपोजिशन का ये दावा है। अब आप जिस तरह कह रहे हैं कि 2021-2023 के इलेक्शन में वो हर हाल में उनकी कोशिश है तहरीक इंसाफ की कि वो इसके ये जो रिफॉर्म है ये किए जाएं। आप नहीं समझते सर कि बहुत जल्दबाजी में सारा कुछ हो जाए? अगर हम दूसरी दुनिया की मिसालें अगर गवर्नमेंट दे रही है तो उन्होंने तो 20 और 15 और 22 साल लगाए तक पायलट प्रोजेक्ट हुए, उसके बाद ये रिफॉर्म जो है वो सामने आए। तो कैसे देखते हैं सब आप सारी चीजों को? देखिए, पहले तो ये तय करना चाहिए कि क्या इलेक्शन हमारे यहाँ रिग किस तरह होते हैं। हमारे यहाँ इलेक्शन में धांधली किस हद तक होती है और इलेक्शन मैनेज किस हद तक होते हैं। तो अगर आपने धांधली का तदारुक करना है तो ये बहुत जरूरी है कि ये तो जानने की जरूरत है कि इलेक्शन किस तरह मैनेज होते हैं पाकिस्तान में, किस तरह सियासी जमातें बनाई जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, लोग निकाले जाते हैं इधर से उधर। क्या ऐसी चीजें नहीं हुई हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस में? मिसालें मौजूद हैं, यानी हद तो ये है कि इतराफ भी मौजूद है कि हाँ हमने ये अलायंस बनाया था, हाँ हमने मेहरान बैंक के थ्रू, ये सारी चीजें सामने रखते हुए फिर आप इलेक्शन रिफॉर्म्स करें। इसलिए कि इलेक्शन रिफॉर्म सिर्फ पोलिंग स्टेशन की हद तक महदूद नहीं रहनी चाहिए कि पोलिंग स्टेशन को और वोट को किस तरह महफूज किया जाए। असल चीज ये है कि इलेक्शंस में आपके यहाँ धांधली के मुख्तलिफ अंदाज रहे हैं। तो मेरा ख्याल है असल चीज ये है कि गवर्नमेंट जो है वो एतमाद में ले अपोजिशन को और सिंसियरिटी के साथ ये काम करे, और अपोजिशन को भी चाहिए कि खुले दिल से और खुले दिमाग से चीजें करें। उन्होंने अपने जमाने में कोई ऐसी मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं की अपोजिशन ने, और ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी कि उनके पास इतने अदवार रहे लेकिन वो एक अच्छी रिफॉर्म्स करने में कामयाब नहीं हो सके। अलबत्ता ये जरूर हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन के हवाले से 18वीं तरमीम के बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर का इत्तेफाक होना, वो सारी बातें हुई हैं। लेकिन असल सवाल अब भी वही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन शफाफ कैसे हो सकते हैं। उसके लिए जानना जरूरी है कि पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली कैसे होती है। जब तक आप इस चीज का तदारुक नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली कैसे होती है, पाकिस्तान में हुकूमत कैसे बनाई जाती है इलेक्शन के बाद, उस वक्त तक आप कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तस्वुर नहीं कर सकते। तो उसकी वजह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन आने से इलेक्शन में शफाफियत नहीं आएगी। ये पूरा एक ऐसी बहस है जो मेरा ख्याल है बहुत पहले होनी चाहिए कि आज 13 साल हो गए पाकिस्तान में, जैसी तैसी जमहूरियत को 13 साल हो गए। 13 साल में आज तक हम इस नतीजे पर और इत्तेफाक राय पे नहीं पहुंच सके कि पाकिस्तान में इलेक्शन शफाफ कैसे कराए जाए। अच्छा मगर इंडिया की मिसाल बहुत ज़्यादा दी जाती है कि जी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। हमारी जो स्टडी है वो ये बताती है कि उन्होंने बतदरीज उसको इम्प्लीमेंट किया, 10% हल्कों में कर लिया, 20% में किया, फिर उसको फैलाते चले गए, तब जाके वो इस नतीजे पे पहुँचे। तो क्या ये प्रपोज किया जा सकता है कि आप पहले कुछ हल्कों में कर लें, एक परसेंटेज तय कर ले, वहाँ पे कर ले, उसके बाद जब तजर्बा कामयाब हो जाए, अब जब इतनी बड़ी तादाद में मशीनें लाना, लाखों की तादाद में लोगों को ट्रेन करना, जो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है इतने कम वक्त में, अभी सेंसस होना है, अभी बहुत कुछ होना है, हल्के बनने हैं दोबारा, मतलब वो सेंसस की रिपोर्ट के ऊपर, ये 2 साल में इतना कुछ मुमकिन नहीं होगा। देखिए रऊफ, जब फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे तो उन्होंने मुझे खुद बताया था कि उन्होंने सबसे पहले वो भारत गए और भारत जाकर उन्होंने पूरा इलेक्शन, वहाँ जिस तरह इलेक्शन कराए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन किस तरह काम करता है, वो पूरी उन्होंने कहा वो मैंने वहाँ जाके स्टडी की।
फिर वापस आके मैंने अपने इलेक्शन कमीशन के सामने वो सारे प्रपोजल रखे और कहा कि हमें इस डायरेक्शन पे काम करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे उस वक्त बहुत मायूसी हुई, क्योंकि जब इलेक्शन रिफॉर्म्स हुई उसमें एक रिफॉर्म ये भी हुई थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वीटो पावर खत्म कर दी गई थी। तो उन्होंने कहा ही वॉज वोटेड आउट। ये लोगों ने, उन इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त कहा कि नहीं अभी इसमें बहुत वो है, तो उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली अपनी बात बनवा नहीं सका। लेकिन इंडियन मॉडल हमारे लिए इलेक्शन का मॉडल है। असल मसला हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ये है कि हमारे यहाँ डिस्ट्रस्ट इतना ज्यादा है, और फिर जो रिफॉर्म एग्जिस्टिंग रिफॉर्म्स हैं उनको भी यूटिलाइज नहीं करते। आप मुझे बताएं 2018 की इलेक्शन धांधली का ढंढोरा पीटा जाता है, 2013 की इलेक्शन धांधली का भी ढंढोरा पीटा जाता है। आप जरा रिकॉर्ड उठा लें कि कितनी इलेक्शन पिटीशन ट्राइब्यूनल में गई हैं, और फिर ट्राइब्यूनल का रिकॉर्ड उठा लें कि जिन्होंने 4 महीने में फैसला देना हो वो 5 साल में भी फैसला नहीं दे पाते। तो इन चीजों को बेहतर कर लें, अगर आप सिर्फ इन चीजों को ही बेहतर कर लें कि आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो 3 महीने में हर सूरत में फैसला दे, और जो सियासी जमातें हैं वो लेकर जाएं, इलेक्शन पिटीशन फाइल करें। आज भी कराची में बेशुमार वो पड़ी हुई है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास, डिसाइड नहीं हुई है। पंजाब में उठा लें इसी तरह, बहुत कम एक तो जाते हैं लोग, फिर उनको इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले जो इतनी ताखीर से आते हैं कि वो सारा तो एक रिफॉर्म थी वो भी जाया हो गई। तो हमें पहले हम इन चीजों को ही बेहतर कर लें। चलिए इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन पे अगर इख्तलाफ राय है तो ये तो तय हो सकता है कि हर सूरत में इलेक्शन ट्राइब्यूनल 3 महीने में फैसला दे, बजाय इसके कि 3-3 साल लगा दे। ठीक है सर, आपसे यहाँ पर ये भी जानना जिस तरह हमने देखा कि इलेक्शन जी रोमा सर, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराजात के बाद अब हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शंस बाकी हैं, और अगर हुकूमत ईवीएम का कानून पास करवा लेती है तो क्या इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा इस चीज का? देखिए, अगर आप कानून तो वो जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन से जो है वो ला के पास करवा सकते हैं, लेकिन क्या फिर इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल नहीं उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे, क्योंकि हर जगह ये कंफ्यूजन अगर 50 पोलिंग स्टेशन पे भी इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन का प्रॉब्लम हुआ, जिस तरह हमने पिछली मरतबा देखा था कि प्रॉब्लम्स हुई थी, तो फिर इलेक्शन की शफाफियत तो नहीं रहेगी। अगर आप ऑपोजिशन के कंसर्न के बगैर, अगर इलेक्शन कमीशन की रजामंदी के बगैर, अगर आप महज पार्लियामेंट की बुनियाद पर कोई कानून बना भी लेते हैं, तो उस कानून को बनने के बावजूद भी इलेक्शन की शफाफियत तो सवालिया निशान रहेगी। उससे बेहतर यह है कि गवर्नमेंट जाए नेगोशिएशन में, ऑपोजिशन भी खुले दिल का मुजाहरा करे, बैठे, रिफॉर्म्स करे। जरूरी नहीं है कि इसको आप फौरी तौर पे देखिए। मजहर साहब, जिस तरह रोमा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन, हेलो जी, उनके पास इख्तियार है, तो क्या आप समझते हैं अगर ये चीज इम्पोज की जाती है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं? वहां पे ऑप्शन है उनके पास सर? नहीं, वो डेफिनेटली ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली अगर ये कंट्रोवर्सी बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट में ही मामला जाएगा। लेकिन क्या ये बेहतर होगा? मेरा तो नहीं ख्याल कि बेहतर होगा कि आप इलेक्टोरल इसकी जिद में कि हर सूरत में होना है और हर सूरत में नहीं होना, अगर हम इसी जिद में पड़े रहे, एक फरीक कह रहा है कि इस सूरत में मैं करूंगा और दूसरा फरीक कह रहा है कि मैं किसी सूरत में आपकी बात नहीं मानूंगा, तो इससे मसला हल नहीं होगा। मसला हमेशा ये होता है कि जब आप कोई चीज तैयार करते हैं तो उसे ट्रायल करते हैं। ट्रायल अभी सिर्फ बंद कमरों में ट्रायल नहीं होता, ट्रायल किसी इलेक्शन में होगा। बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं ना, बलदियाती इलेक्शन अगर होते हैं हर साल में, फर्ज करें अगले साल मार्च में बलदियाती इलेक्शन होते हैं, आप एक एक्सरसाइज करके देख लें। फिर ये कह रहा हूं कि इस कंट्रोवर्सी में जाने से पहले जो एग्जिस्टिंग रिफॉर्म फॉर्मूला मौजूद है, जो एप्लीकेबल है, वो यही है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जो हैं उनको पावरफुल बनाया जाए, उनके फैसले जल्दी हों, इलेक्शन पिटीशन लोग फाइल किया करें जिनको एतराजात हैं, कि हमारे यहाँ एतराज भी जबानी जमा खर्च ज्यादा होते हैं, सियासी बयानात में ज्यादा होते हैं, लेकिन ठोस शवाहिद पर कम होते हैं। ये तो मजर ऐसा लग रहा है जैसे ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट ने एक अपने खिलाफ महाज खोल लिया है खुद से, और
लोग तो याद कर रहे हैं कि जिस वक्त पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं, पिछले अदवार रहे हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ों का नुकसान कितना ज़्यादा हुआ है। तो अगर ये कंट्रोवर्सी होती है तो आपके ख्याल में भी इसी तरह से एक तो अपोजिशन को इकट्ठा होने का मौका मिलता है और दूसरी इस कंट्रोवर्सी में नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, लोगों पर हमारी बदकिस्मती है कि हम में इतने सालों बाद भी इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन नहीं करा पाए और इसमें सियासी जमातें बराबर की जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो महज इल्जाम तराशी का वक्त जाया करती हैं। वो अननेसेसरी जो है वो आप तहरीक चला रहे हैं, पार्टी को हटाना है, हुकूमत को हटाना है, बजाय इसके कि अपनी रीऑर्गेनाइजेशन करें, अपनी गलतियों से सीखें। तो हमारे यहाँ जो चूंकि टीवी के बाद हमारे यहाँ स्क्रीन शॉट जो है वो ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गए, बजाय इसके कि अपनी तंजीम साजी की जाए, खामोशी से काम किया जाए। उस तरफ मैंने नहीं देखा कि पार्टियों की, आप मुझे बताएं कि तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं, इनकी आखिरी जनरल बॉडी मीटिंग कब हुई थी, इनकी आखिरी तंजीम कब हुई थी, इन पार्टी के अंदर आखिरी बार इलेक्शन कब हुए थे। यानी हम अपने आप को दुरुस्त करने को तैयार नहीं हैं और बात कर रहे हैं शफाफ इलेक्शन की, जहां पार्टियां नामजदगियों पे चल रही हों, जहां पार्टियां जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए नहीं बल्कि चंद लोगों की जो खुशनुदी हासिल करने के लिए चल रही है, वहां ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। यही बात, कंक्लूजन यही है कि वक्त बहुत कम है, ईवीएम का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है 2023 के इलेक्शन में, प्लस बदएतमादी की फिजा जो है वो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बरकरार है और इन इशूज़ को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, इक़्तिदार में आने से पहले और हुकूमत बनाने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत से वादे किए थे। हम सियासी जलसे देखते थे, सियासी तकरीरों के दौरान बहुत से वादे, बहुत से टारगेट सेट किए गए थे, जिनमें बिलियन ट्री सोनामी मंसूबा था, 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा था, 50 लाख घरों का वादा था, लूटी हुई रकम वापस लाने का मुतालबा था, करप्शन के खात्मे का वादा था और साथ ही साथ गुर्बत के खात्मे का, महंगाई के खात्मे का, बेरोजगारी के खात्मे का वादा भी मंशूर में शामिल था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 3 साल इक़्तिदार में आए हुए तहरीक इंसाफ को गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल अवाम जो है वो थोड़ी बहुत नाखुश दिखाई दे रही है और हुकूमत जो है वो अभी तक अपने टारगेट्स जो हैं अचीव नहीं कर पाई। क्या वाकई ही अचीव नहीं कर पाई या सिर्फ लोग इल्यूजन में हैं? मामलात क्या है, हकीकत क्या है? शो में आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें शो में ज्वाइन करने हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात और सकाफत और MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हमने देखा कि इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने के बाद भी बहुत से वादे किए गए थे, पूरा एक मंशूर पेश किया गया था, लेकिन अब हकीकत जो है वो उन वादों के बरक्स है। आपके ख्याल में ऐसे नहीं लगता कि हुकूमत अपने टारगेट्स का हाल अचीव नहीं कर पाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने पूरा जो मैनिफेस्टो पढ़ा और बिल्कुल आपने तमाम चीज़ों को सही अंदाज में बताया भी, सही देखने वालों के सामने। और मैं समझता हूँ एज ए पोलिटिकल वर्कर, एज ए आम पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन से हटकर गवर्नमेंट ने हर उस शोबे को एड्रेस किया है जो आपने अपने इस प्रोग्राम के इंट्रो का हिस्सा बनाया है। आप सबसे पहले हम बात करते हैं करप्शन की, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो था कि पाकिस्तान में इंसाफ का माशरा कायम होना चाहिए, एक ऐसा माशरा जहाँ ताकतवर के लिए कानून और गरीब के लिए कानून और ना हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। आप देखें कि हमने ना सिर्फ ये कि इदारों को आज़ाद किया, गवर्नमेंट का कोई इस बार इतना इंटरफेयर नहीं है, बल्कि ना होने के बराबर है। पहली बार ऐसा हुआ कि सिटिंग गवर्नमेंट में अगर किसी मिनिस्टर पर किसी भी नोयत का कोई इल्ज़ाम लगा, कोई इंक्वायरी हुई, तो उन्होंने अपने ओहदों से रिज़ाइन किया। माजी में इसकी कभी मिसाल नहीं मिलती। ताकतवर लोगों को और उनकी अपनी गवर्नमेंट में तो किसी की जरूरत नहीं थी कि उनको छेड़ सके। आप देखें जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, उसकी पिछले 18 साल की रिकवरी किया है और पिछले 3 साल में रिकवरी कितनी की है? ऑलमोस्ट 500 बिलियन 500 अरब रुपया सिर्फ पिछले 3 साल में रिकवर किया है। ये गवर्नमेंट की वो मामलात हैं जो आप ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट करप्शन के खिलाफ कितनी बड़ी स्ट्रगल कर रही है। इसी तरह से पंजाब एंटी करप्शन है, उसकी आप रिकवरी पिछले 3 साल की देखें।
अब आप आती हैं गुर्बत और महंगाई की तरफ। देखें, हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया ने इतनी बड़ी पैंडेमिक सूरत हाल से कभी दो चार नहीं हुई, जो इस कोविड ने इस पिछले 2-2.5 साल में दुनिया का निज़ाम सारा डिस्टर्ब कर दिया। हम बदनसीबी से उस फेज़ में थे, इकोनॉमी के उस फेज़ में थे पाकिस्तान, कि जब गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो 8 अरब रोज़ाना का मार्कअप हम लोन्स पे दिया करते थे, जो गवर्नमेंट्स माजी में लेती रहीं। अब एकदम सारी चीज़ों को ठीक करना किसी भी हुकूमत के लिए आसान नहीं होता, बहुत बड़ा कैनवस है। मैं चूँकि आम आदमी को रिप्रेजेंट करता हूँ, सेंट्रल मुल्तान से रुकन असम्बली हूँ, आम आदमी का नुमाइंदा हूँ, बहुत सारी चीज़ों से मुझे रोज़मर्रा वास्ता पड़ता है जो शायद उन लोगों को ना पड़ता हो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं। आप बिलीव करें, हर शोबे ज़िंदगी में एक सर्कस का मंजर, ना इदारों में ऑर्गेनाइजेशन थी, ना इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन थी, बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने में टाइम लगा। हुकूमत ने ज़ाहिर इस महंगाई को, जिसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी है, इंटरनेशनली आप देखें, चूँकि हमारे यहाँ ये एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन बन गया है। आप जितने टॉक शोज देखेंगे, अपोजिशन के पास नेशनल एजेंडे में जो टॉप प्रायोरिटी में एक चीज़ है गवर्नमेंट को नीचे दिखाने के लिए, वो महंगाई है। आप खुर्दली तेल की कीमतें देखें, जो हमारा 13 अरब रुपए का इंपोर्ट होता है हर साल पाकिस्तान में। आम आदमी को शायद ना पता हो, जितने केमिकल्स हैं जिसमें इंसानी अद्वियात हैं, जिसमें हमारी पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, जिसमें हमारी वेटरनरी मेडिसिन हैं, वो सब बाहर से इंपोर्ट होती हैं। जब आपने अपने मुल्क को इस काबिल ही नहीं किया कि हम 22 करोड़ की आबादी के इस मुल्क की नीड को पूरी करने के लिए इंटरनली यहाँ कुछ कर सके, आप बाहर से जब चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, डॉलर का रेट बढ़ा, उसका इम्पैक्ट आया। सर, जिस तरह से आपने करप्शन का जिक्र किया, ये वाकई इसका क्रेडिट जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जाता है। लोग पहले, आम लोगों को, यूथ को इन चीज़ों के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी। अवेयरनेस इमरान खान साहब ने दी है कि करप्शन भी कोई चीज़ है और मुल्क से लूटा हुआ पैसा वापस लाना है, लेकिन प्रैक्टिकली उसके लिए कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी एक हाल ही में सर्वे हुआ है, महंगाई और बेरोजगारी इस वक्त सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। इसके लिए 3 साल में किया क्या? चलें, एक तरफ तो हम पैंडेमिक को देख लेते हैं, खुर्दनी तेल, ये आम आदमी का ये मसला नहीं है। आम आदमी का ये मसला है कि उसको बेसिक नीड्स क्या मिल रही हैं, आटा, चीनी, ये चीज़ें मिल रही हैं। अब आटे का, अगर मैं वो पढ़ रही थी एक रिसर्च, उसमें था कि आटे का 20 किलो का थैला 1200 रुपए का हो गया, जिसके बाद नान भाइयों का ये कहना है कि हम नान और रोटी की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर देंगे। तो सर, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी तो कुछ करना है ना, मतलब ये तो बेसिक नीड्स हैं और आम आदमी का ये मसला है। अच्छा, कोई सब मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं, चूँकि करप्शन से आपने शुरू किया था, वो ऊपर की हद तक तो ठीक है, मतलब वो बहुत कुछ हो गया, केसेस बने, रिकवरी उस लेवल के ऊपर, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे कोई हो, कोई कन्विक्शन ही नहीं हो रही, कोई वापस ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, जरदारी साहब वाले पैसे भी नहीं आए। अच्छा, नीचे की सतह पे देखें, हर महकमे में उसी तरह करप्शन है, हर महकमे में। आप कोई काम करवाने जाएं, आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, जायज़ तरीके से आपका काम नहीं हो सकता। तो फिर फ़र्क कहाँ पड़ रहा है, जो रोमा कह रही हैं और जो ये दोनों बातें हैं, इसको ज़रा देखिए ना, मतलब फ़र्क कहाँ पड़ रहा है? देखिए सर, मैं कर्ज करूँ, आपका हाथ जो है ना जी, सारे सिस्टम की नब्ज़ पर है। मैं अब आपके सामने कोई इसकी सफाई पेश करूंगा तो ये सूरज को चराग दिखाने वाली बात है। पहले हमने देखना है कि जब तक मेगा करप्शन खत्म नहीं होगी मुल्क में, हम निचले लेवल पे चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। आपने ठीक फरमाया, आपकी आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, सूरत हाल इसी तरह की थी, लेकिन बहुत सारी जगहों पर बेहतरी आई। आपने देखा कि सूबे में पंजाब एंटी करप्शन का एक इदारा होता है, माजी में वो एक वाइट एलिफेंट था, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं थी। आप 18 साल की 20 साल की कारकर्दगी में अगर पंजाब एंटी करप्शन के पिछले जो प्योरली प्रोविंशियल मामला को डील करता है, अगर उसकी 3 साल की कारकर्दगी को देखें तो बहुत बड़ी ना सिर्फ रिकवरीज हुई हैं, बल्कि बड़े ताकतवर अफसरशाही पर भी हाथ डाला गया। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, चूँकि मैं आम आदमी का नुमाइंदा हूँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन आज भी अगर हम कन्विक्शन रेट देखते हैं नैब का, जैसे आपने कहा कि जी कन्विक्ट कितने लोग हो रहे हैं, तो बहुत बड़ा कन्विक्शन रेट है बाकी इदारों की निस्बत। हम अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी आप माजी का जिक्र करते हैं। अच्छा, मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर समझता हूँ, हम जब तक चीज़ों को माजी के साथ नहीं जोड़ेंगे, अब हाल में उसका तकाबुल कर ही नहीं सकते। यहाँ तो सूरत हाल ये रही कि ताकतवर के ऊपर हाथ डालना नामुमकिन था। इस दौर में आपने देखा कि उन सब लोगों को, भले वो गवर्नमेंट साइड पर है, भले वो अपोजिशन साइड पर है, या वो बिजनेस या वो पॉलिटिक्स से नहीं भी हैं,
वो किसी भी सेक्टर में है, अगर उन पे कोई क्लेम हुआ है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इन्फ्लुएंस बड़ा कम रहा है, इदारों को आज़ाद काम करने का मौका फराहम किया गया है। मैं खुद समझता था कि शायद चंद दिनों में ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन सर जिस सिस्टम का डीएनए करप्ट कर दिया जाए, जहां पटवारी एक फर्द देने में बगैर पैसों के अपने गुनाह समझता हो, जहां मीटर रीडर, जहां हवालदार, जहां एक्साइज इंस्पेक्टर, जहां ट्रैफिक पुलिस वाला, हर शख्स, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इदारों में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा पोर्शन जो अवाम नास के लिए तकलीफ का बाइस बनता है, जहां चीजें इस तरह से इंडेक्ट हो जाए, ग्रेजुअली हो जाए। पिछले 30 साल कुरैशी साहब बातें खान साहब भी बहुत अच्छी करते हैं, और अगर हम देखें तो सिर्फ बातों तक ही चीजें हम अब तक जो देख रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब जब अपोजिशन में थे तो वो आवाम के साथ उसकी जो नज़दीकियाँ थी, वो आम मसाइल, जो आम आदमी के जो मसाइल थे उससे काफ़ी वाकिफ़ थे। लेकिन उसके बाद जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो वो पीएम हाउस तक ही महदूद हो गए, और उनका खुद ये कहना है कि ना मैं टेलीविज़न देखता हूँ, ना मैं अखबार पढ़ता हूँ। तो उनके कुछ ऐसे चेले चमचे जो किस्म के मुशीर उन्होंने रखे हुए हैं, जो वही बताते हैं कि भाई सब ठीक है। तो ये सब ठीक का राग जो है, एक तो आप मार्केट में जाए तो टमाटर की क्या प्राइस है वो किसी एमएलए या मिनिस्टर को नहीं पता होता है, जब भी मैं गया हूँ पार्लियामेंट, या आप चीनी की प्राइस देखें। फिर आपने बात की करप्शन के हवाले से, तो अगर आप लोगों ने जरदारी साहब की बात हो गई, वो भी रोग साहब ने बता दिया, लेकिन अगर हम देखें जहांगीर तरीन साहब आए तो उसका केस कहाँ गया, वो भी आपके सामने। फिर बुजार जैसे बंदे को आपने पंजाब का सूबा दे दिया, इतना बड़ा सूबा, जो नई सर्वे आई है तो उसके मुताबिक पंजाब की जो आवाम है वो खुश नहीं है आप लोगों से। अभी 2 साल बाद इलेक्शन आने वाले, तो क्या पॉलिसी होगी आगे 2 साल में, आप लोग कैसे डिलीवर करोगे सारी चीजें? अच्छा, हुकूमती नुमाइंदे के लिए ये बड़ा अहम हो जाता है कि इतने सारे क्वेश्चंस को उसने चंद सेकंड्स में या चंद मिनट में कंपाइल करके उसका आंसर करना है। पहले तो मैं रोमा की एक बात मैं भूल जाऊंगा जी, इन्होंने आटे के हवाले से बात की जी, आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, 100% बढ़ी हैं कीमतें आटे की, 100% इंक्रीज आई है कीमतों में। 100% मीन उस फिगर्स में नहीं, मैं मतलब ये बात कह रहा हूँ कि वाकई कीमतें बढ़ी हैं। अब हुआ क्या है कि जब गंदम की इमदादी कीमत 1300 रुपए थी, इसी लाहौर शहर में काश्तकार एहतजाज कर रहे थे, अपोजिशन उन्होंने सपोर्ट कर रही थी कि जी गंदम की इंटरनेशनल प्राइसेस तो ज्यादा है, आप इसकी सपोर्ट प्राइस बढ़ाएं। पंजाब गवर्नमेंट ने पहले 1600 रुपए सपोर्ट प्राइस रखी, इमदादी कीमत 1600 रुपए रखी, प्रेशर बढ़ा, सिंध ने 2000 कर दी। क्योंकि यहाँ हम ग्राउंड रियलिटी नहीं देखते, हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे ज्यादा काम करते हैं। अल्टीमेटली पंजाब गवर्नमेंट को भी वो 1800 रुपए कीमत उसकी करनी पड़ी। जब इमदादी कीमत आप बढ़ाएंगे तो फिर उसकी कीमतें तो हर सूरत बढ़ेंगी। महंगाई में अगर आप देखें, आप सिर्फ लंदन की जो शुगर मार्केट है, जो इंटरनेशनल रेट तय करती है चीनी के, वहां आप चीनी के रेट देखें। मैं यहां महंगाई को डिफेंड करने नहीं बैठा, लेकिन हमें आने वाली बला को देकर आंखें बंद करना भी मैं इसको दानाई नहीं समझता। पूरी दुनिया का ये फ्लैश है, चूंकि यहाँ कुव्वत खरीद कम हुई है, लोग डिस्टर्ब हुए हैं कोविड की वजह से, हमारी होटल इंडस्ट्री, हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हमारा आम आदमी बड़ा परेशान हुआ है, उसके इम्पैक्ट आए। अच्छा, जहां तक साहब बहादुर ने फरमाया कि जी इमरान खान साहब चीजों से बेखबर है, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी बेखबरी है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चीजों की खबर नहीं है। उनकी एक टीम है जिसको 15 दिन बाद वो खुद उस सेशन को चेयर करते हैं, मैं खुद उसका पार्ट हूँ, पंजाब से 1 या 2 MPs हैं, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। तो वो हर उस चीज से बाखबर है जो इस मुल्क में हो रही है। उनका ये कह देना कि जी मैं टीवी नहीं देखता, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, वो उस तरह से जैसे मैं या आप देख सकते हैं उस तरह से शायद वो टीवी ना देखते हो, लेकिन उनको हर चीज की खबर है। ये एहसास प्रोग्राम जिसको पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है, जिसके डिफरेंट कंपोनेंट हैं, जिसमें खवातीन, स्किल्ड खवातीन को, स्किल्ड स्टूडेंट्स को, तुलबा को, आम खातून को, गरीब आदमी को जिस तरह से सपोर्ट दी जा रही है। और पहली बार पाकिस्तान के स्किल्ड नौजवान को, हुनरमंद नौजवान को लोन्स दिए जा रहे हैं कि वो अर्निंग भी करे और इस लोन को रीपे भी करे। आप साबका की सारी हुकूमतों को देखें, जो गवर्नमेंट के लोन्स होते थे, एक तासुर होता था कि जी ये लोन हमने लेना है और बस फिर हमने इसको, ये हमारे माँ बाप की मड्डी हमने खा जानी है। पहली बार ऐसा हुआ, रीपेमेंट बेहतर हो रही है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा रही हैं। और फिर एहसास प्रोग्राम के तहत अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रही हैं 12,000 रुपए फी खानदान हर उस शख्स को। और फिर इससे बढ़कर आप हेल्थ कार्ड का रेवोल्यूशन देखें। अच्छा, मैं हैरान होता हूं जब हमारे मीडिया के दोस्त हमारी जो पॉजिटिव चीजें हमारे पड़ोसी मुल्क में डिस्कस हो रही होती हैं, हम उनको डिस्कस नहीं करते।
मैं समझता हूँ हमें उम्मीद का पैगाम देना। हेल्थ कार्ड एक बहुत बड़ा इनकलाब है। सर ठीक हो गया, 7,20,000 रुपए प्रोग्राम भी हो गया, हेल्थ कार्ड भी हो गया, जिन चीज़ों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम किया हम उनको क्रेडिट देते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें अब जिस तरह से 2-3 रोज़ पहले IG पंजाब तब्दील किए गए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब तब्दील किए गए, बार बार ये तब्दीलियाँ, तो लोगों का सवाल ये था कि शायद इन तब्दीलियों से कोई फ़र्क ना पड़े, फ़र्क तब पड़ेगा जब उस्मान बुज़दार साहब को हटाया जाएगा क्योंकि उनसे सूबा नहीं चल रहा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब किसी की ख्वाहिश पर तो फैसले नहीं हुआ करते। मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब कोई शख्स कहता है कि जी उस्मान बुज़दार साहब से सूबा नहीं चल रहा। सर, गवर्नेंस और इंतजामी उमूर के तो मसाइल हैं ना। मैं कर्ज करूँ, देखिए 12 करोड़ का सूबा है, यकीनन मसाइल हो सकते हैं, मसाइल हैं भी सही। मैंने पहले भी अर्ज की है, बहुत बड़ा कैनवस है, बहुत बड़ी जंग है, ये चंद दिनों का खेल नहीं है कि हम हर चीज़ को ठीक कर दें। उस्मान बुज़दार साहब पिछले 3 साल से वो पहला वज़ीर आला हैं जिन्होंने बदतरीन तनकीद का सामना किया, बेजा तनकीद का सामना किया, और उसके बावजूद आप पंजाब एग्रीकल्चर पे प्रोग्राम कर लें, आप पंजाब एजुकेशन पे प्रोग्राम कर लें, आप पंजाब में रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रोग्राम कर लें, आपको चीज़ें माजी की निस्बत बहुत बेहतर नजर आएंगी। सिर्फ एक आप प्रेजेंटेशन देख लें, आप चूंकि यहाँ कॉस्मेटिक डेवलपमेंट की जाती रही, आपके इसी शहर में 250 अरब का ये जो ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा दिया गया, शायद लाहौर के और पंजाब के लोगों को ना पता हो हम मंथली कितना बड़ा इस पे नुकसान पे कर रहे हैं और कितने साल हमने इसकी सब्सिडी में पंजाब के लोगों को नुकसान पहुंचा। माजरत के साथ मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, बल्कि पब्लिक के लिए थोड़ा सा क्लियर कीजिए। हम हमेशा देखते हैं जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का दौरे पंजाब होता है तो कोई ना कोई तब्दीली जरूर होती है, तो आप ये थोड़ा सा पब्लिक जानना चाह रही है कि क्या ये सुबह वज़ीर-ए-आज़म साहब चला रहे हैं या बुज़दार साहब भी चला रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट सुबह चला रही है, उसमें अगर प्राइम मिनिस्टर तक कोई चीज पहुंचती है और वो मशवरा देते हैं तो इसमें मैं नहीं समझता कि ये कोई गैर आईनी चीज हो। हमने देखना ये है कि जितने डिसीजंस किए जा रहे हैं, अभी रोमा ने कहा जी IG सब चेंज हो गए, चीफ सेक्रेटरी, हमने देखना ये है कि ये चेंजेस क्यों हैं। ये चेंजेस इसीलिए हैं, इन चीज़ों की निशानदेही रऊफ साहब ने की है कि बहुत सारे सिस्टम में फ्लॉज हैं। अब चीज़ों को बेहतर करने के लिए अगर डिसीजन किए जाते हैं तो टारगेट तो सिर्फ एक है कि पाकिस्तान की, पंजाब की आवाम को बेहतर से बेहतर एनवायरनमेंट फराहम किया जाए। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं या दीगर इशूज़ हैं, यहाँ डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे इशूज़ हैं, उनको बेहतर किया जाए। वरना इन तब्दीलियों का कोई ज़ाती तो ना फ़ायदा है और इनका नुकसान है कि ये चीज़ें अंडर डिस्कशन आती हैं, अंडर डिबेट आती हैं, एक नया महाज खुल जाता है गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ अगर प्राइम मिनिस्टर चीज़ों पर इतनी नज़र रखते हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब डायरेक्टली चीज़ों में इतने इन्वॉल्व हैं तो ये पंजाब के लोगों की खुशबख्ती है। आप जरा कंपैरिजन करें ना अपने सूबा सिंध के साथ, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। आप ये राजनपुर से निकले कश्मीर के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी ऐसे मुल्क में आ गए हैं जो 1820 के बाद इसमें तरक्की का नाम ही नहीं है। आप पंजाब की 35,000 किलोमीटर इरिगेशन सिस्टम है, आम आदमी को ना पता हो। 35,000 किलोमीटर नहरी निज़ाम दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। किसने अपग्रेड किया? उस्मान बुज़दार साहब ने किया। आपके यहाँ लाखों असातिज़ा को, एकेडमिक स्टाफ को ऑनलाइन ट्रांसफर पोस्टिंग की सहूलत किसने दी है? उस्मान बुज़दार ने दी है। अच्छा, आपकी नई यूनिवर्सिटीज, नई बेसिक हेल्थ यूनिट्स, ये सारे इसी गवर्नमेंट में बने हैं। उसमें बहुत सी बातें बिल्कुल आपकी सही हैं, मतलब बहुत कुछ हुआ है। मसला उस पर आ जाता है जो रोमा का सवाल था बुनियादी तौर पे, उसके लिए कुछ करने का प्लान है। क्योंकि देखिए, आम आदमी शायद इरिगेशन के मामले में कुछ नहीं जानता होगा, आम आदमी को कोई कंसर्न नहीं होगा करप्शन हो रही है या नहीं हो रही ऊपर के लेवल के ऊपर कि कितने पकड़े गए हैं कितने नहीं पकड़े गए। उसका मसला रोटी खाना है और रोटी मुश्किल हो गई है, तो उसके लिए कुछ मतलब होगा। क्योंकि आपने खुद ही बताया कि इंपोर्ट हो रहा है सारा कुछ, तेल आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, इससे इसी तरह आते चले जाना है। डॉलर ऊंचा गया तो नेचुरली एक और महंगाई का तूफान आना है। तो कुछ है प्लान करने का, क्या करेंगे? मतलब सर सारे प्लान है, ऐसा नहीं है कि हाँ हुकूमत बेखबर बैठी हुई है। हमने पहले देखना ये है कि जो लोग हुक्मरान हैं, क्या उनका पिछले 3 साल में कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट आया किसी के सामने कि इमरान खान साहब ने मुल्क से बाहर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली हो या उन्होंने बेजा चले मुल्क से बाहर दौरे किए हों। मतलब एक आम चीज़ है कि औलाद से बड़ी कोई कीमती चीज़ नहीं होती। जिस शख्स के बेटे यूके में रहते हों, 2 ही बेटे हों, और वो सरकारी दौरे में भी पिछले 3 साल में 2 बार गए हों वहाँ, जबकि माजी में तो यहाँ हर ईद और बकरा ईद और हर वेकेशन, और जब लंदन का मौसम सुहाना होता था यहाँ के अहले इक़्तिदार फौरन बमाए अहल याल वहाँ बराजमान हुआ करते थे।
सर अभी तो सवाल ये है कि बेसिक नेसेसिटीज एक आम आदमी की पूरी किस तरह से होंगी अगले 2 साल में, इसके लिए कोई मामला जो है, स्ट्रैटेजी जो है वो सोची है? लेकिन वो मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन, एज ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमें दरपेश है। ये वाकई एक चैलेंज है। इसको मुख्तलिफ एंगल से गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। पहली बात तो हम अपनी एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं ताकि हमारी जो नेचुरल, अब जैसे टमाटर का रेट का जिक्र किया, ये रेट्स जो बढ़ते हैं वेजिटेबल के, फ्रूट से, ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से सारा प्रॉब्लम आता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाए, चीजें ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है। बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं हुकूमत को, लेकिन देखना यह है कि आइंदा 2 साल में मजीद कारकर्दगी हुकूमत की क्या होती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, आप हमने हॉइन के नाज़रीन। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, A+ एंटरटेनमेंट, A+ टीवी अवाम का मकबूल तरीन चैनल है और अपने व्यूअर्स को मयारी तफरीह फराहम करने के लिए बहुत ज़बरदस्त ड्रामाज यहाँ पर नशर किए जाते हैं, मालूमाती प्रोग्राम्स होते हैं। अभी बहुत जल्द A+ टीवी एक ड्रामा ला रहा है, इंतहाए इश्क। 15 सितंबर वेडनेसडे रात 8 बजे इसकी पहली एपिसोड आप A+ टीवी पर देख सकेंगे। बहुत मज़ेदार इसकी स्टोरी है। कुछ रोज़ पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। आज हमें इनकी कास्ट में से एक एक्टर इमरान अहमद साहब शो में ज्वाइन करें। इमरान साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। सर, आपका क्या रोल है इस ड्रामे में? प्लस कुछ रोज़ पहले जब इस ड्रामे की कास्ट में से एक एक्टर और एक्ट्रेस हमारे साथ मौजूद थे, तो मैंने प्रेडिक्शन ये की थी कि शायद ऐसे प्रोमो और OST देखकर लग रहा है कि एक आदमी है, उसका कोई माजी है और अब वो उसकी मौजूदा ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है। फ़ौरन से डिनाई किया था कि नहीं, ये स्टोरी नहीं है। तो थोड़ा सा हमें क्लू दे दें कि स्टोरी है किस तरह की। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। दूसरा, A+ का बहुत शुक्रिया, इंतज़ामिया का, इतना अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया। और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं इरफान रफ़ीक साहब, खुर्रम रियाज साहब, उनकी बड़ी मेहनत है इसमें। बड़ा उन्होंने हमें इसमें फ्री हैंड दिया, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दिया। हमारे जो डायरेक्टर थे दिलावर मलक साहब, ए वेरी वेल नोन नेम, उनके असिस्टेंट शुएब और DOP शहरी, ये सारे इस टीम का हिस्सा हैं। ये तो वो हैं जो स्क्रीन के पीछे हैं। राव कुर्बान अली हमारे प्रोजेक्ट हेड थे। तो ये तो वो लोग हैं जिनकी मेहनत से अब ये ऑन एयर होने लगा है। हम तो स्क्रीन पे आएंगे, ये स्क्रीन पे नहीं आएंगे, इसलिए इनका जिक्र सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये जो प्ले है बड़ा ही सेंसिटिव, टची, रुलाने वाला। ये लोगों को आप जब देखेंगे तो रो पड़ेंगे शायद। यानी कि लोगों को के इमोशंस के साथ खेलेगा, ये इमोशंस के साथ खेलेगा। और इसमें अबव ऑल जो बात है ना, इतना टची सा सब्जेक्ट है और आपके दिल को छू लेगा। आप अगर बहुत सख्त जान है, नहीं भी रोएंगे तो आंखें नम जरूर हो जाएंगी। ये एक प्रोमो देखें पहले, आप ये OST देखें पहले जी, जो आप बेहतर समझे। क्या देखें पहले? प्रोमो पहले देखना है। चलो जी, पहले प्रोमो देखते हैं ताकि पता चले कि जो जज्बात की बात हो रही है वो किस हद तक रुलाता है। प्रोमो दिखाएं जी। बड़ा मुख्तसर सा ये प्रोमो था, इससे तो मैं कुछ जज नहीं कर सकी। बहुत सस्पेंस जो है वो अभी भी बरकरार है। अच्छा, आपने गुफ्तगू की, प्रोड्यूसर का आपने नाम लिया, राइटर का नाम लिया, डायरेक्टर का नाम लिया। बेसिकली वाकई ये वो लोग होते हैं जो पसे पर्दा काम करते हैं, लेकिन इनकी खिदमात, इनकी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपका रोल क्या है इसमें, और थोड़ा सा स्टोरी के बारे में हमें क्लू तो दें। देखिए, थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ ताकि आपका और पब्लिक का जो इंटरेस्ट है ना वो बरकरार रहे। वो जब देखेंगे तो तब उन्हें पता चलेगा। 2 भाइयों की कहानी, आपस में बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, एक ही घर में रहना, दोनों के बच्चे, तो आपस में वो रिलेशनिंग भी चाहते हैं। कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि सडनली बहुत कुछ हो जाता है। जैसे आप कहते हैं कि वो ओवर अ नाइट द लाइफ चेंजेस एट ऑल। कुछ ऐसा हो जाता है कि एकदम लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है, वो सब कुछ ही बदल जाता है। एक रात पहले कुछ होता है, अगले दिन बिल्कुल उससे कुछ और चीज़ हो जाती है। तो इसमें आपको रवायती एक शफीक बाप भी मिलेगा, जो आप हैं, जो मैं हूँ, और ज़िंदगी में भी हूँ। तो दूसरा ये है कि एक रवायती जेलस वाइफ भी इसमें आपको मिलेगी,
ठीक है। वो आपकी हैं या वो वो आपके मेरी किसी है। बेटे की है? नहीं, वो जो मेरी वाइफ है, और बहुत अच्छा बीना चौधरी ने काम किया है इसमें। बिल्कुल भी उन्होंने ये नहीं लगा कि वो कैरेक्टर में पूरी तरह, असल देखें चीज़ ये होती है कि जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, डायरेक्ट इसकी जो राइटर है शगुफ्ता भट्टी साहिबा, उन्होंने बड़ी अच्छी, बड़ी सॉफ्ट और बड़ी टची किस्म की लाइनें लिखी हैं। तो वो हम जो प्ले कर रहे होते हैं ना, हम वो कर रहे होते हैं जो हम नहीं होते, जो राइटर हमसे करवाना चाहता है। ठीक है। सबसे पहले तो सर हमने उस कैरेक्टर को कंसीव करना है। मैं अपनी रियल लाइफ में जो हूँ, मुझे उससे निकल जाना है। मैं इमरान अहमद नहीं हूँ, मैं इस ड्रामे में सईद का कैरेक्टर है और मैं सईद हूँ। जब तक मैं उसको कंसीव नहीं करूँगा, अपने आप को उस पर तारी नहीं करूँगा, मैं वो सईद की फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो ये इसमें मेन चीज़ होती है। बड़ी मेहनत का काम है, बड़ी इसमें आप समझ लें कि एफर्ट के साथ इस तरह तैयारी की जाती है। मैं कम से कम स्क्रिप्ट के साथ करता हूँ कि जिस तरह आप CSS के पेपर्स की तैयारी करते हैं ना, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। आप उसको पूरा पढ़ते हैं, फिर फ़िक्रों को देखते हैं, फिर उसकी बारीकी को देखते हैं, फिर उन फ़िक्रों में से जो एक बड़ा ही टची सा कोई लफ्ज़ राइटर पब्लिक को समझाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, फिर आप उस पर जोर देते हैं ताकि पब्लिक को पता चल सके कि यार इस फिक्रे का क्या मतलब। तो ये सारा कुछ है। इट्स नॉट एन इजी जॉब कि आप कह लें ऐसे में उठ के आ बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, एक एक्टर हो, एक्ट्रेस हो। और सबसे मेन बात वहां पर आती है कि राइटर तो लिख देता है, आपने उसको परफॉर्म करना है और अपने व्यूअर्स को मुतासर करना है, अपनी जो आपकी पर्सनालिटी है उससे बाहर निकलकर इस कैरेक्टर में खुद को ढालना है। तो एक एक्टर के लिए स्क्रिप्ट की लाइनें याद करना, उनको डिलीवर करना, डायलॉग डिलीवरी, ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और फिर डायलॉग्स को याद करना, ये कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो हर चीज़ होती है, लेकिन मेहनत के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप इसे ईजी ना लें, आप इसे प्रॉपर काम समझें ना, इसको काम समझ के इसकी तैयारी करें। स्क्रिप्ट को, मेरी एक आदत है कि मुझे जो स्क्रिप्ट दिया जाता है मैं उस पर प्रॉपर वर्किंग करता हूँ, उस पर मार्किंग करता हूँ, फिर उसमें मैं अपने आप को टोटल जो है ना वो ढालता हूँ कि जी क्या उसमें। कई दफ़ा सर इसमें ऐसा होता है, अब इसमें भी एक मौका आया कि आपको कुछ भी नहीं कहना, लफ्ज़ कोई नहीं है, इजहार है, एक्सप्रेशंस है। वो सबसे मुश्किल काम है, बहुत सबसे बड़ा मुश्किल काम वही होता है। अच्छा सर, अगर हम देखें लाहौर एक हब था, एक इंडस्ट्री थी, ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो कराची की तरफ शिफ्ट हो गई। अब आप देखते हैं कि अगर A+ की मैं बात करूं तो उनकी कोशिश है, क्योंकि कई सारे अदाकार जो है इनका ताल्लुक लाहौर से, तो उनको दोबारा रोजगार के हवाले से या उनको ये जो नए नए प्रोजेक्ट्स A+ की जानिब से दिए जा रहे हैं, एक लाहौर में फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री की बहाली के लिए छोटी सी काविश की जा रही, कैसे देखते हैं सर आप इसको? सर इसमें मैं एक चीज़ जो बताना ज़रूरी समझता हूँ कि व्हेन आई स्टार्टेड प्रोफेशनली, तो मेरा पहला ड्रामा A+ पे ही था, वो लव लाइफ एंड लाहौर, खलील साहब का लिखा हुआ। और उसमें मेरा मैं बिल्कुल एक रॉ हैंडेड, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसमें जब A+ की लॉन्चिंग हुई है तो वो उसमें मेरा SP का कैरेक्टर था, जो आज भी लोगों को याद है, 2010 की बात है गालबन। और उसमें खलील साहब ने 5-5, 6-6, 8-8 सफ़े का एक सीन वो लिखते थे और समझाते थे। अब उसको सारा याद करना है और उसको आपने, और दूसरी बात ये है कि A+ शुरू से लाहौर में, तो देखें चैनल जो बेसिकली लाहौर बेस्ड है, A+ वन ऑफ द टॉप चैनल्स इन लाहौर शुरू से, तो बड़ी एफर्ट कर रहा है, बड़ी कोशिश कर रहा है कि लाहौर में कम से कम ड्रामा इंडस्ट्री को जिंदा रखे। बहुत सारे मेरे जैसे लोग जो कराची नहीं जाते ड्यू टू एनी रीजंस और ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। अच्छा, आप कभी भी ड्रामा प्रोजेक्ट्स के लिए कराची जी नहीं, आई नेवर बीन देयर बिकॉज आई एम सो बिजी इन लाहौर। बेसिकली बिजनेसमैन हूँ, यहाँ पे मैं बिजी हूँ, तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। तो A+ ने यहाँ पे ड्रामे को जिंदा रखा। यहाँ पे उन्होंने, अब ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ये जो आप देखेंगे, इसमें बड़ी अच्छी कास्ट है, बड़ा आपको इसमें मज़ा आएगा। ये आई थिंक इट विल बी अ रिवाइवल इन आवर ड्रामा इंडस्ट्री ऑफ लाहौर। अगर आप इजाजत दें, OST भी इसका देख लेते हैं चल के, प्लीज कैरी ऑन, है ना, ताकि लोगों को पता भी चले कि क्या कुछ। बिल्कुल, OST जरा दिखा दें।
तो ये तो था इंतहाई इश्क का OST, बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा है और आप इस ड्रामे को 15 सितंबर वेडनेसडे रात 8 बजे A+ TV पर देख सकेंगे। इमरान साहब हमें शो में ज्वाइन किया। इमरान साहब, मेरे माइंड में क्यूरोसिटी आ रही थी OST देख के, हिबा के साथ आपका क्या ताल्लुक है ड्रामे में, आप कौन सा रिश्ता निभा रहे हैं, प्लस कोई टचिंग मोमेंट ड्रामे से, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि ये ड्रामा जो है वो इमोशंस के साथ, लोगों के इमोशंस के साथ खेलेगा, तो इस हवाले से बताएं। सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना है कि हिबा इज़ माई लविंग चाइल्ड मोर देन ए डॉटर टू मी। बेसिकली मेरी रियल भतीजी है, और लेकिन बेटी से ज़्यादा मैं अपनी बेटी, क्योंकि मेरी भी एक इसमें बेटी है, तो मैं अपनी बेटी से ज़्यादा इस बेटी को बचपन से चाहता हूँ, पसंद करता हूँ। तो बहुत ही इसमें इमोशनल सीन्स हैं। जो आपने ये बात की, तो उसमें एक छोटा सा एक पार्ट है कि काफ़ी अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद, गैप के बाद, एक जगह अचानक मेरी हिबा से मुलाकात हो जाती है एक्सीडेंटली। तो मैं इससे नाराज़ हूँ, और लेकिन क्योंकि बेटी का प्यार है, तो उसमें एक्सीडेंटली जब मुलाकात होती है तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बस इससे ज़्यादा नहीं कुछ भी। तो वो ऐसे वो खड़ी होती है, तो मैं ये उसकी तरफ जाऊंगा, तो ये समझ लें जहाँ सर बैठे हैं वहाँ, मतलब वो होगा ज़रूर। इसको हम देखेंगे हम स्क्रीन पे। जी ज़रूर आप इसको, ताकि आपको सस्पेंस बरकरार रहे। जी बिल्कुल। नाजरीन, अभी हम शो में एक ब्रेक लेंगे और इस ड्रामे के हवाले से यही कि 15 सितंबर वेडनेसडे 8 बजे आप A+ पर देख सकते हैं। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। कोविड वैक्सीनेशन का यहाँ पर थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे और आपको अपडेट इस हवाले से करना चाहेंगे कि साइनोफार्म और मॉडर्ना, इसकी पहली डोज लगने से हुकूमत ने मना कर दिया है लगाने से, और अब सेकंड डोज, किसी को पहली डोज नहीं लगेगी, सेकंड डोज लगेगी। और इसके लिए रीजंस यही सामने आ रही हैं कि मॉडर्ना और साइनोफार्म की शॉर्टेज हो चुकी है। सो जिन लोगों को सेकंड डोज लगनी है उनको तो ये डोज लग जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने पहली लगवानी है तो मॉडर्ना और साइनोफार्म उनको नहीं लग सकेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हो आप। उसकी वजह यही है, जैसे आपने बताया कि शॉर्टेज हो गई है, और अब दूसरी डोजेस हैं, जैसे मतलब एस्ट्राजेनेका है वो लोगों को लग रही होगी, और चाइना की और भी जो साइनोफार्म है, कैनसाइनो भी है, फाइजर है, वो लग रही होंगी। तो वहाँ पे जब आप सेंटर पे जाएं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपको ये नहीं मिल रही मॉडर्ना और या साइनोवैक, तो आप शोर ना मचाएं। बिल्कुल ठीक हो गया। ये आपके लिए, आपकी इत्ला के लिए है। और क्योंकि हमारे लोग भी तो ऐसे ही है ना कि जाकर फिर करने लग जाते हैं कि हमने तो यही लगवानी है। अब वैसे मुझे लगता है अब मॉडर्ना पहले तो लग रही थी, लेकिन अब सिर्फ उनको लग रही है जिन्होंने इंटरनेशनली ट्रेवल करना है, सिर्फ उनको लग रही है, अब ज्यादा लोगों को लग भी नहीं रही है। उसके थोड़े से रिएक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादा जो बुखार मैंने सुना था कि उन लोगों को ज्यादा बुखार हुआ है जिन्होंने मॉडर्ना लगवाई है। हाँ, तो पता नहीं, थोड़े से, हालांकि मेरे ख्याल में कोई ऐसा है नहीं, बिल्कुल। वो थोड़ा बहुत जो प्लस माइनस वो तो हर वैक्सीन से ही हो रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर रहा है, कुछ लोगों पे तो बिल्कुल इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। बट एनीवेज साइनोफार्म और मॉडर्ना पहली डोज के तौर पर नहीं लग रही। एनीवेज नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।